नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60,244 पदों पर जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने उसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम 10 प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष लेके आएंगे जो कि आपके पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पर बेस होंगे। भाई, मैं इससे पहले आपको 4 जीएस के प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अभी जो हमारे 10 में से ये श्रृंखला चल रही है ये जीएस की चल रही है भाई, और मैं आपको 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुका हूं। ये आज हमारा 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? 4 ऑप्शन है, दरोगा, फौजदार, सूबेदार या कोतवाल। जो आपका कोतवाल होता था, ये आपके जो पुलिस बल के मुखिया होते थे उसको बोलते थे भाई कोतवाल। जैसे आज जो हम कोतवाल बोलते हैं वो बोलते हैं इंस्पेक्टर को। और इंस्पेक्टर से ऊपर के जितने भी पद हैं, सीओ का पद हो, एडिशनल का पद हो, कप्तान का पद हो, चाहे जितने भी इंस्पेक्टर से ऊपर के पद है, ये आपके सब बाद में सृजित हुए हैं। लेकिन कोतवाल का जो पद था उस समय वो सबसे सर्वोपरि था, सबसे ऊपर जो पद था वो कोतवाल का था। कोतवाल का काम क्या था? कोतवाल के 2 काम थे, एक तो सड़क और एक जो घर थे, इन दोनों का लेखा जोखा करना था भाई, लेखा जोखा, अकाउंटिंग। ठीक है, ये क्या काम करता था? जिस कस्बे में इसकी तैनाती होती थी, मान लो ये कस्बा है, मान लो ये ग्रेटर नोएडा एक कस्बा है, और ग्रेटर नोएडा में किसी कोतवाल की पोस्टिंग हो जाती थी मुगल काल में, तो वो कोतवाल क्या करता था, इस ग्रेटर नोएडा को कई भागों में काटता था। ऐसे मान लो कई सारे भागों में, ठीक है, और उसमें जो है इसलिए अपने लोग छोड़ देते, यानी कोई अपना अधिकारी नियुक्त करते थे अपनी मर्जी से। और मान लो ये एक क्षेत्र है, जो कोतवाल ने ये क्षेत्र नियुक्त किया है उसका रिवेन्यू लेके आएगा। मान लो ये मतलब सबको अलग अलग जितने भी ये क्षेत्र थे सबके लिए एक बंदा या एक से ज्यादा लोग कोतवाल नियुक्त करता था अपनी मर्जी से, ताकि आपका प्रशासन सहज तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, थोड़ा सा अब हम मुगल काल के प्रशासन के बारे में देखते हैं, क्योंकि मुगल काल के प्रशासन के बारे में क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। यानी हम देखेंगे मुगल काल का प्रशासन। मुगल काल का प्रशासन, यहां से कभी ना कभी एक क्वेश्चन आपका प्रशासन से पूछा ही जाता है भाई। ठीक है, प्रशासन में क्या था? प्रशासन में सबसे बड़ी इकाई थी वो थी आपकी साम्राज्य की। हम अपने देश से आज इसको रिलेट करेंगे। जैसे आज हमारे देश में एक देश है, तो वैसे मुगल काल में उसको देश ना कह के साम्राज्य बोलते थे। ठीक है, और इस साम्राज्य का जो प्रशासन संभालता था वो संभालता था आपका बादशाह, क्योंकि राजा का शासन था भाई। ठीक है, साम्राज्य से छोटा था आपका सूबा को हम बोलते थे राज्य या आपका प्रांत। ठीक है भाई, और इस सूबे का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे बोलते थे हम सूबेदार। ठीक है, साम्राज्य के बाद सूबा के बाद जो आपका सरकार, जैसे आज हम बोलते हैं जिला, डिस्ट्रिक्ट। और आज जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले का, तो जिला अधिकारी होता है डीएम। लेकिन उस समय जो अधिकारी था उसका नाम था फौजदार।
ये फौजदार जो है जिले का अधिकारी होता था। ठीक है, आपके सरकार के बाद जो आता है ये आएगा परगना या फरगना, जिसे प्रखंड भी बोलते थे, प्रखंड। इसका जो अधिकारी होता था आपका, उसे बोलते थे सिकदार। सिकदार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, परगना के बाद जो आता था अधिकारी, मतलब जो जगह आती थी उसको बोलते थे गांव। और जो गांव का अधिकारी होता था उसे बोलते थे खुद। किसी पेपर में खुद भी आता है, खुद भी आता है। वैसे एनसीईआरटी में खुद ही लिखा हुआ है, खुद, या मुकद्दम भी आता है कभी कभी पेपर में, मुकद्दम, या चौधरी। चौधरी ये शब्द वहीं से है, मुगल काल की उत्पत्ति से, चौधरी। यानी हमने देखा कि सबसे छोटा है गांव, ठीक है, जिसका अधिकारी खुद और मुकद्दम या चौधरी होता था। बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनता था आपका फरगना या परगना। इस परगने का शासन कौन संभालता था? तो सिकदार। बहुत सारे परगना मिलके आपका क्या बनाते थे? सरकार या आपके जिला। और जिले का जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे फौजदार। और बहुत सारे जिले या सरकार अगर मिला दिए जाए तो ये बनता था सूबा। और सूबा या प्रांत या राज्य एक ही बात है, इसका होता था सूबेदार। ठीक है, और बहुत सारे सूबे या बहुत सारे राज्य एक साथ मिला दिए जाएं तो वो होता था साम्राज्य। और साम्राज्य को कौन संभालता था? तो बादशाह। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भाई इसके बारे में। मुगल काल क्या है, वो बहुत ही बड़ा काल था। तो एक आदमी सारे प्रशासन को नहीं संभाल सकता था, तो इसलिए प्रशासन को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया था, जो मैंने आपको बताया था। अभी इसके हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखेंगे भाई, जो इसकी सेंट्रल पावर थी। इसका जो केंद्रीय प्रशासन है यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सबसे बड़ा पद था आपका बादशाह का। बादशाह, क्योंकि बादशाह जो है आपको पता है मुगल काल में बाबर से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बाबर ने ही अपने आप को बादशाह बोल दिया था। बादशाह में क्या है? ये संपूर्ण शक्तियों का एक अधिकार था। इसमें संपूर्ण शक्तियों का एकाधिकार किसमें था? ये बादशाह में, संपूर्ण शक्तियों का एकाधिकार। ठीक है, बादशाह के बाद अगर कोई सेकंड पद था, बादशाह पहले नंबर पे हो गया, अगर कोई सेकंड पद था बादशाह के बाद तो वो था प्रधानमंत्री। आपको पता है कि प्रधानमंत्री आज भी आपको दिखेगा, लेकिन ये सर्वोपरि होते हैं। ठीक है, अब इस प्रधानमंत्री में 3 पद थे ऑलरेडी। वकील, वकील का काम भी एक करता था प्रधानमंत्री ही। वजीर और आपका दीवान। दीवान, वैसे दीवान, आप दीवान जी की ही तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की, उस समय देख लो प्रधानमंत्री के हाथ में थे ये पावर। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री जो है ना, ये अपनी वित्त मंत्री शक्ति भी रखता था भाई, फाइनेंशियल वित्त मंत्री। वित्त मंत्री शक्ति भी जो इसी के पास थी भाई, वित्त मंत्री शक्ति। इसमें एक पद आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, मीर बख्शी। मीर बख्शी, देखो ये पद है, कोई नाम नहीं है भाई। मीर बख्शी या मीर बख्शी, मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या करता था? जो ये सेना विभाग का प्रधान होता था भाई, सेना विभाग का प्रधान, सेना विभाग का प्रधान। देखो आप ये मत समझ लेना कि ये सेना विभाग का प्रधान है तो ये सेनापति होगा, नहीं भाई, ये सेना विभाग का प्रधान था, अर्थात इसे जो है सेना में भर्ती, रिक्रूटमेंट निकालना, भर्ती, सेना का रख रखाव, रख रखाव, रख रखाव, और सेना को वेतन देना। क्योंकि सेना जो है ना सबसे मोस्ट रोल निभाती थी जब भी आपकी कोई लड़ाई होती थी या किसी भी प्रकार का कोई युद्ध होता था भाई। ठीक है जी। एक पद है आपका जो है
सद्र, सद्र उस सद्र, सद्र उस सद्र। ठीक है, ये क्या है? ये धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार। ठीक है भाई। एक और पद आप देखोगे आप, मीरे आतीस, या उससे पहले एक आपका मुख्य न्यायाधीश जो आज आप देखते हो, एक मुख्य काजी भी एक पद था। मुख्य काजी, मुख्य काजी, मुख्य काजी क्या है? मुख्य काजी एक प्रकार का मुख्य न्यायाधीश होता था भाई, मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश की पावर वैसे तो आपका बादशाह में ही थी, लेकिन फिर भी एक पद सृजन किया था जो कि मुख्य काजी के नाम से था, और इसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में ही जाना जाता था। एक है मीरे आतीस, मीरे आतीस। देखो भाई, 4-5 बार आप इसका रिवीजन कर लोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। मीरे आतीस, मीरे आतीस क्या था? ये शाही तोप खानों का प्रधान था, शाही तोप खानों का प्रधान, शाही तोप खानों का प्रधान। देखो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ भाई, जब बाबर ने युद्ध लड़ा था तो उसमें तोप खानों का प्रयोग किया। चलो आप मुझे कमेंट में बताओ कि बाबर ने किस युद्ध में तोप खानों का प्रयोग किया भाई। कि जब बाबर ने तोप खानों का प्रयोग किया तो क्या हम ऐसे ही मान लें कि वास्तव में ही बाबर ने तोप खानों का प्रयोग किया? उसके बावजूद भी ये बता रहा है यहाँ पे इतिहास कि मीरे आतिश जो था एक पद, ये मीरे आतिश ये तोप खानों का प्रधान था भाई, यानी तोप खानों का रख रखाव ये ही रखता था। जैसे आज हम रक्षा मंत्री रखते हैं भाई, तोप खानों मतलब रक्षा मंत्री के हाथ में जितने भी रक्षा की पावर होती है, और मुगल काल के शासन में जो है जो मीरे आतिश था उसके हाथ में शाही तोप खानों का प्रधान था मीरे आतिश। ठीक है, एक गुप्तचर की भी व्यवस्था की थी जो एक संदेशा लेकर आता था, दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए डाक चौकी। ये जो पद था ना भाई आपका, दरोगा एक डाक चौकी, ये गुप्तचर थे भाई, गुप्तचर, जो कि बाहर से जितनी भी खबर आती थी इन्हीं के माध्यम से आती थी, यानी इनका गुप्तचर व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन से इतने सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो आई होप कि आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा। अब सैन्य प्रशासन से भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, सैन्य प्रशासन। ठीक है, सैन्य प्रशासन। देखो एक बहुत बड़ी सेना थी आपकी, ठीक है। सैन्य प्रशासन में सबसे पहला जो पद हम देखते हैं वो देखते हैं मनसबदार, मनसबदार, मनसबदार या बोल दे सैनिक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मनसबदार क्या होते हैं। देखो भाई, परिभाषा सबकी रटने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम औरल समझ लेंगे कि भाई मनसबदार होता क्या भाई। जैसे मान लो आप एक प्रशासन में ये 40-50 सैनिक हैं, ठीक है, तो इन लोगों पे एक मनसबदार नियुक्त कर दिया, यानी इन लोगों को की देखभाल जो करेगा इन सैनिकों की, ये एक आदमी देखेगा कि हाँ हमारी सेना कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है। तो ये जो सेना पे वॉच करता था ना, यानी सैनिकों का जो रखरखाव करता था, इसे ही हम मनसबदार बोलते थे भाई। ठीक है, मनसबदार क्या था आपके? मनसबदार यानी ये मनसबदार के सैनिक थे, मनसबदार के सैनिक। अब आपके समक्ष एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो मनसबदार थे, ये क्या बिल्कुल जो मनसबदार के सैनिक थे, ये जो बादशाह था, क्या ये बादशाह के भी सैनिक थे? तो नहीं भाई,
बादशाह अपने सैनिक अलग चुनता था भाई। बादशाह जो है वो अपने सैनिक अलग थे बादशाह के। उसके लिए एक पद है अधि सैनिक। अधि सैनिक, ये अधिक सैनिक जो है ना, ये बादशाह के सैनिक थे भाई। इसकी अलग सेना थी भाई, बादशाह के सैनिक। लेकिन जो मनसबदार थे, मनसबदार क्या है, वो सैनिक थे, यानी कई सारे सैनिक मिल जाते थे, यानी 50 60 100 जितने भी होते थे, उसके ऊपर एक आदमी था जिसे हम बोलते थे मनसब, यानी वही उन सैनिकों का वॉच करता था भाई। मनसबदार से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मनसबदार, मनसब या दार या मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था अगर किसी ने चालू करी है, शुरू की थी, तो अकबर का नाम आता भाई कि अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था चालू की। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि सर्वाधिक मनसब, सर्वाधिक मनसब, मनसबधारी किसके काल में थे? तो सबसे ज्यादा जो मनसब थे वो थे भाई आपके औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के काल में। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं इनके भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार आपको मुख्य 4 प्रकार की भूमि यहां मिलेगी देखने को भाई। जैसे नंबर 1 है आपकी पोलज, पोलज भूमि। नंबर 2 आपकी प्रतिभूमि। नंबर 3 है आपकी भाई चाचर भूमि, चाचर या किसी किसी किताब में छाचर भी लिखा होता है भाई। नंबर 4 है बंजर भूमि। देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है ना यहां से भाई कि भूमि के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार नहीं थे मुगल काल में, तो बच्चा नहीं क्वेश्चन कर पाता है। और थोड़ा अगर एडवांस हो जाए तो बोल देगा कि पोलज भूमि कैसी थी या प्रतिभूमि कैसी थी। लेकिन अब तक ये क्वेश्चन जो है ना, हालांकि कांस्टेबल में पूछा गया है, लेकिन अब तक आईएएस में इनका प्रकार पूछा गया कि प्रतिभूमि का क्या प्रकार है, पोलज भूमि का क्या प्रकार है। जो पोलज भूमि थी वो इस पे हर साल कृषि होती थी भाई, प्रतिवर्ष कृषि। जैसे हम अपने खेतों पे हर साल कृषि करते हैं, तो हमारी वो पोलज भूमि है मुगल काल के अनुसार। प्रतिभूमि जो है इसमें 1 से 2 वर्ष बाद कृषि, यानी 1 से 2 वर्ष पर कृषि। चाचर यानी चाचर 4, यानी 3 से 4 वर्ष पर कृषि, 3 से 4 वर्ष पर कृषि। बंजर भूमि जो थी यहां पर 5 वर्ष तक कृषि नहीं होती थी भाई, नहीं होती थी। ठीक है भाई। हम अब इसके जो कुछ प्रशासन थे और देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रांत, प्रांत या सूबा, प्रांत या सूबा, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि प्रांत क्या है, सूबा। और इसका जो सैन्य अधिकारी होता था उसे बोल देते हम सूबेदार। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए आपको डाल रहा हूं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसके काल में सर्वाधिक सूबे थे? सूबे यानी प्रांत किसके काल में सबसे ज्यादा थे, ने किसका सबसे बड़ा साम्राज्य, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो अकबर की बात करूं मैं, अकबर, अकबर के काल में 15 सूबे थे भाई, 15 सूबे। अगर मैं शाहजहां की बात करूं, शाहजहां, तो इनके काल में 18 सूबे थे भाई। अगर मैं आपका औरंगजेब की बात करूं, औरंगजेब, तो इनके काल में 20 सूबे थे भाई। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई, ये वाला जो क्वेश्चन भाई कि किसके काल में सर्वाधिक सूबे थे भाई, तो औरंगजेब के काल में थे भाई सर्वाधिक सूबे। ठीक है। और ये जो आपका सूबे का अधिकार, जो सूबेदार जो था, इसके पास केंद्र में वित्त विभाग था भाई, वित्त विभाग।
ठीक भाई। थोड़ा सा और देखते हैं भाई। अब देखते हैं वित्त विभाग के बारे में भाई। इसका टैक्सेशन कहां से आता था? वित्त विभाग, यानी मुगल काल का इनकम ऑफ सोर्स क्या था भाई? तो इनकम ऑफ सोर्स अगर बोले तो ये था भू राजस्व। भू राजस्व, ठीक है ना? भू राजस्व आय का सर्वाधिक, यानी सबसे ज्यादा जो राजस्व प्राप्त होता था वो आपका भू राजस्व से ही था भाई। कितना टैक्स था भाई अगर मैं बात करूं तो आपका टैक्सेशन था आपका 1/2 से 1/3 तक, यानी 33% से 50% तक टैक्स था। लेकिन जब औरंगजेब आया, क्योंकि कट्टर शासक था, तो औरंगजेब ने क्या है इसे बढ़ाकर 2/3 कर दिया भाई, यानी 66% तक औरंगजेब टैक्सेशन को ले गया भाई। ठीक है, अब देखते हैं कुछ किसानों के प्रकार भी पेपर में पूछे जाते हैं। किसानों के प्रकार, किसानों के प्रकार। यहां पर आपको 3 प्रकार के किसान मिलेंगे भाई। पहला है खुद कास्ट किसान, खुद कास्ट यानी खुद। दूसरा आपका पाही कास्ट किसान, और तीसरा आपका मुजरियन। ये जो खुद कास्ट किसान थे ये अपने गांव की भूमि पर कृषि करते थे भाई, अपने गांव की भूमि पर कृषि। ठीक है, ये जो पाही कास्ट किसान थे ये दूसरे के गांव की भूमि पर कृषि करते थे भाई। जो मुजरियन थे ये भूमि किराए पर लेते थे भाई, भूमि पहले लेते थे किराए पर, और किराए पर लेकर ये आपके भूमि पर कृषि करते थे भाई। तो आई होप कि प्रशासन से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन से थे? तो सबसे पहले आपके गृह मंत्री भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भाई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो आपका, जो बाबू जगजीवन राम जी हैं, इनके पास कौन सा मंत्रालय था भाई? बाबू जगजीवन राम जी के पास था श्रम मंत्री। श्रम मंत्री यानी लेबर मिनिस्टर थे, श्रम मंत्री। जो आपके गोविंद बल्लभ पंत जी हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे भाई। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, और भारत के चौथे गृह मंत्री भी ये रहे हैं। ये जो आपके मोरारजी देसाई हैं, मोरारजी देसाई आपके प्रथम, आपके ये प्रथम गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे थे भाई, प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में जो मांडवी थी वो आपकी भरत की पत्नी थी भाई, भरत की। अब देखते हैं मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था भाई। ये जो मेघनाद है इनकी पत्नी का नाम था सुलोचना। सुलोचना, ठीक भाई। सुग्रीव जो है, सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा। रूमा, ठीक है। लक्ष्मण की जो पत्नी थी आपकी, उनका नाम था उर्मिला। जो आपकी लक्ष्मण की पत्नी थी उनका नाम था उर्मिला, और ये उर्मिला जो है इस सीता की बहन थी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद। अगर सबसे नया वेद पूछेगा तो सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में आपको बता चुका हूं
कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। और जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि होता है उसको होत्र कहते हैं। इसके तीसरे मंडल में जो है, इसका जो थर्ड मंडल है वो सावित्री देवता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। इसका जो 9वां मंडल है ये आपका सोम देवता को समर्पित है। और इसके 10वें मंडल में जो है वो आपके 4 वर्णों की चर्चा की गई है भाई। ठीक है भाई, अगला जो क्वेश्चन आपका वो देखते हैं। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है, किस रूप से प्रसिद्ध है? तो ये आपकी पाक कला विशेषज्ञ आपके भाई, जो आपकी ये तरला दलाल ना भाई, तरला दलाल ये भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइया थी। यानी भोजन लेखिका एवं ये क्या थी, रसोइया। ठीक है, अलग अलग प्रकार के इन्होंने खाने के डिश के बारे में बताया था भाई। तो इनका संबंध किससे भाई, पाक कला विशेषज्ञ से भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ऑप्शन नंबर 2 है 3 वर्षों में। ऑप्शन नंबर 3 है 3 वर्षों से अधिक अवधि में। और ऑप्शन नंबर 4 है 2 वर्षों में। तो इसका राइट आंसर है भाई आपका 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। क्योंकि आपको पता है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसकी चर्चा भाई करते हैं, देखते हैं भी थोड़ा सा। यानी संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। तो भाई कितना समय लगा, कितना खर्चा हुआ, बहस कितने दिन हुई, कितने अधिवेशन हुए यानी बैठक, कब अपनाया। देखो थोड़ा सा मेरा पेन भाई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो भाई समय लगा 2 वर्ष 11 महीना और आपका 18 दिन, 18 दिन। खर्चा आया भाई आपका 64 लाख लगभग, यानी मैं मोटा मोटा कह लो कि 63,96,729 रुपया। बहस कितने दिन भाई, 114 दिन बहस हुई। अधिवेशन कितने हुए, देखो जिस दिन आपका संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, यानी 26 नवंबर वो डेट थी, 26 नवंबर 1949। इस दिन तक हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 11 बैठकें कर ली भाई। ये क्वेश्चन पूछा आया था भाई, 11 बैठक। लेकिन जब संविधान की अंतिम बैठक थी, जो संविधान की अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये क्या बैठक थी, आपकी 12वें नंबर की बैठक थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई कि संविधान बनने में कुल कितनी बैठकें लगी, क्योंकि आपको पता है कि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था। तो आपकी 11 बैठकें उस समय हो गई थी। अगर कुल बैठकों की बात करेगा तो भाई आपकी कुल 12 बैठकें हुई हैं, यानी 26 नवंबर 1949 से 11 बैठक। और जिस दिन संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, वो आपकी 12 बैठक थी। अब 24 जनवरी 1950 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इस दिन जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया भाई, राष्ट्र गीत। आप एक क्वेश्चन बताओगे कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा, उसको कब अपनाया भाई, ये आप कमेंट में बताओगे। अगर मैं एक बात करूं, मसौदा, संविधान का मसौदा या ड्राफ्ट,
संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो कि हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने मसौदा तैयार किया था। ठीक है, लेकिन मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या आपकी प्रारूप समिति, इसको प्रारूप ही बोल सकते हैं, प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखो मैं अब समिति की बात कर रहा हूं भाई, मसौदा ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने भाई। ठीक है, लेकिन जो इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, वो थे आपके भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। ठीक है, यानी ये मसौदा समिति कब आई थी भाई? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। क्या भीमराव अंबेडकर जी इसमें अकेले थे? नहीं, इसमें भीमराव अंबेडकर जी को मिला दिया जाए तो इसमें टोटल 7 मेंबर थे भाई। ठीक है भाई, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जो आपके बी.एन. राव थे ना, जो संवैधानिक सलाहकार भी थे और जिन्होंने खुद मसौदा, जो संविधान का जो ड्राफ्ट है, इन्होंने ही तैयार किया था। और यही यानी बी.एन. राव भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भाई आपके मूल कर्तव्य है 11। ठीक है, अब थोड़ी इनकी चर्चा करते हैं भाई एक बार। यानी आपके मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य बोल देते हैं, फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज। तो इन्हें जो है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। यानी जो मूल संविधान था, मूल संविधान कहने का मतलब क्या है? जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। यही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मूल संविधान में नहीं था? तो आपके मूल कर्तव्य भी मूल संविधान में नहीं थे। और जो प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोक, जो आपका अखंडता शब्द है, जो 3 शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। तो मूल संविधान कहने का मतलब क्या है? जो जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब हमारे संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इनकी चर्चा आपको देखने मिलेगी भाग 4 में। भाग 4 देखो, याद करने का तरीका, कै फॉर कर्तव्य और कै, यानी 4 या 4A। अगर इनके मैं अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 51 कै, यहां भी आपको कै मिलेगा भाई। ठीक है, अब देखेंगे ये कौन से देश से लिए गए हैं, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो ये लिए गए आपके भाई रूस से। अब मुझे बताओ कि क्या जब 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, संविधान संशोधन, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी आपकी 10। ठीक है, आज कितनी है भाई? आज ये बढ़कर हो गया है भाई 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा बढ़ा है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, डेट आपकी 2002 में पारित। और यह किसका कर्तव्य है? हमारे जो अभिभावक हैं, अभिभावक यानी गार्जियन। अब हम देखेंगे कि 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से। एक समिति आपकी और पूछी जाती है भाई, वर्मा समिति, 1999 की वर्मा समिति। वर्मा समिति का संबंध भी जो आपका ये मौलिक कर्तव्य से है भाई।
मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य में आपको कुछ याद हो ना हो, लेकिन एक चीज से आपको बचना है भाई। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा तो हमारे संविधान में है, यानी हमारे मौलिक कर्तव्यों में है, लेकिन लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जहां आपको बचना है भाई, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत की चर्चा हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं है भाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमारे मौलिक कर्तव्य है, तो हमारा मौलिक कर्तव्य राष्ट्रगान के लिए तो है, राष्ट्र ध्वज के लिए भी है, लेकिन जो ये राष्ट्रीय गीत है इसके लिए हमारा कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है भाई। ठीक है भाई, अब देखते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य आपके। जैसे आपका संविधान, नंबर 1 है संविधान की, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और आपका राष्ट्रगान, इनका सम्मान करें भाई। राष्ट्रगान का सम्मान, देखो मैंने आपको बता दिया भाई, राष्ट्रगीत शब्द नहीं है भाई, मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रगीत शब्द नहीं है। और भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, उसकी एकता और अखंडता बनाए रखें। भारत की संप्रभुता, उसकी एकता और अखंडता बनाए रखें। नंबर 3 है भाई आपका भाईचारा, सद्भाव और भाईचारा। नंबर 4 आपका जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखें भाई। नंबर 5 है आपका भाई जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें भाई। ठीक है जी। 6 आपका भाई बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। हाँ, वो शिक्षा मैं आपको बताना भूलूंगा, जो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ था, उसमें 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा अनिवार्य है भाई, 6 से 14 वर्ष भाई। ठीक है भाई। अगला है स्वतंत्रता संग्राम के जो भी आदर्श हैं उसको सजो रखे, स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं, के आदर्श, उनको सजो रखने के लिए बात करिए भाई। ठीक है जी। अगला भाई आपका जो है देश की रक्षा करें, आपका है हमारे देश की संस्कृति है उसको बनाए रखें। अगला है जो वैज्ञानिक सोच है हमारी, वैज्ञानिक सोच, ये सब बनाए रखें। हाँ, जो मैंने आपको अभी बताया भाई, ये जो है, हाँ, ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भाई, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, शिक्षा अनिवार्य। ठीक है, ये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है 3 जगह आपको मिलेगा भाई। ये मैं आपको कंफ्यूजन बच्चों को होता है, आपका आर्टिकल 21 के, आपका आर्टिकल 45 और आपका आर्टिकल 51 का। यहाँ आपको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो उम्र है वो 6 से 14 वर्ष है। ये भी 86वां संविधान संशोधन 2002 भाई। लेकिन यहाँ पे जो है ये 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए भाई। ये भी 86वां संविधान संशोधन 2002, यहां पर भी आपका 6 से 14 वर्ष है भाई। और ये भी आपका 86वां संविधान संशोधन आपका 2002। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिप किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी और आपकी सतलज घाटी। सिप किला दर्रा जो आपकी सतलज घाटी में भाई, क्या होता है, आपके 3 दर्रे हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। नंबर 1 है आपका सिप किला, सिप किला दर्रा। नंबर 2 आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग। नंबर 3 आपका बाड़ा लाचा या बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा आपका दर्रा। ठीक है जी। ये जो सिप किला दर्रा आपका,
पहले तो ये जो सिपकिला दर्रा क्या होता है, जब आपके मानसरोवर झील यानी तिब्बत से आपकी जब सतलज नदी आपकी निकलती है ना से, तो ये सबसे पहले जब हिमाचल प्रदेश में एंट्री मारती है, तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पहले एंट्री मारती है, तो यहाँ पे एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम है आपका सिपकिला दर्रा। यानी सिपकिले दर्रे से ही सबसे पहले इंडिया में अगर एंट्री मारती है सतलज नदी, तो आपके वो सिपकिले दर्रे से ही होके आती है भाई। सिपकिला पेन दिक्कत करता है, सिपकल, ठीक है। जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग, ये आप जो लेह देखते हो, लेह लद्दाख, अगर लेह से अगर आपको जाना हो मनाली, मान लो अगर आप लद्दाख में हो, आपको मनाली जाना है, तो भाई आप जो जाओगे ना वो रोहतांग दर्रे को पार करके जाओगे भाई, रोहतांग। और ये रोहतांग जो है आपके जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल जो आपकी श्रेणी है, क्योंकि आपको पता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, ये पीर पंजाल श्रेणी के पूर्व में स्थित है भाई। और बाड़ा लाचा दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है भाई आपका। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1972 में त्रिपुरा जो है ये पूर्ण राज्य बना था। इससे पहले जो है ना त्रिपुरा 1963 में, ये केंद्र शासित प्रदेश था भाई, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 1972 में इसे क्या है, इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया था भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में डॉट क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये है आपका ललित कला अकादमी, यानी ललित कला अकेडमी। ये जो ललित कला अकादमी है, ये नई दिल्ली के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित हुई थी। कहां पे? लखनऊ में, ठीक है भाई। और उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो 8 फरवरी 1962, ठीक है। यानी 1962 आप डेट याद रखो, जब हमारा चीन से हमारा जब युद्ध हुआ था भाई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, यानी 1885 से 1905 से जो चला था, उसको क्या कहा जाता है? आपको इसे कहा जाता था आपका मध्यम वर्गीय भाई, ठीक है। आपको पता है कि 1885 से और जो 1905, यानी जिस दिन से कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जिस दिन से आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, उस डेट तक ये जो काल था आपका, ये उदारवादी काल था भाई, उदारवादी। ये लोग बहुत ही लिबरल थे। ये सरकार से क्या है, ये सरकार से हाथ जोड़ते थे, हाथ जोड़ना, सरकार को पत्र लिखते थे भाई, पत्र लिखना। और सरकार से मतलब क्या है, सरकार से करते भाई मिन्नतें, यानी विनती कि हमें ये दे दो, ये दे दो। लेकिन 1905 के बाद जब आपका कंसेप्ट चालू होगा, लाल बाल पाल, यानी जो उग्रवादी चरण आपका स्टार्ट हो जाएंगे आगे जाके, यानी वो लोग कपड़ों की होली जलाएंगे, वो लोग क्या है एक तरीके से दंगे भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि जो प्रथम राष्ट्रवाद है जो 1885 से 1905 के बीच चला है, इसे क्या कहते थे? इसे कहते हैं आपका मध्यम चरण, यानी ये वे लोग थे जो मतलब बहुत ही लिबरल थे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? तो ये आपकी महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में कर दी थी भाई। हुआ क्या था, आपका एक रॉलेट एक्ट आया था भाई, रॉलेट एक्ट, यानी इसे हम काला कानून भी बोलते हैं भाई, काला कानून। यानी ये बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून था। बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून था भाई। यानी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये काला कानून ही था भाई। ठीक है। अब महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने बोला कि हम ऐसा करते हैं, एक सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं। सत्याग्रह सभा, ये सभा क्या काम करेगी? ये सभा जो है, ये सभा जो है, जो सरकार रॉलेट एक्ट लेके आई थी, इस रॉलेट एक्ट का विरोध करेगी, यानी उसकी अवज्ञा करेगी। और अवज्ञा करने के बाद ये स्वयं जेल जाएगी भाई। ठीक है। यानी सत्याग्रह सभा में वे लोग होते थे जो रॉलेट एक्ट का विरोध करते थे और अपनी मर्जी से जेल जाते थे भाई, ये गांधी जी के कहने पर। तो ये कब बनी थी भाई? फरवरी 1919 में ये आपकी सत्याग्रह सभा बनी थी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? तो राजा राम मोहन राय आपके राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय नेता थे आपके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। यानी ये पूछ रहा है कि जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल है ये कहाँ पड़ता है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी मुंबई में। ठीक है। जो कांग्रेस की स्थापना है वो हुई थी आपकी मुंबई में। यहाँ पे आपको जो है 72 लोगों ने, यानी 72 लोगों ने हिस्सा लिया था भाई। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने भाई। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष बनाए थे भाई, वो बना था आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। इसकी स्थापना किस तरह की था? A.O. ह्यूम। उस समय जो वायसराय थे आपके लॉर्ड डफरिन। ठीक भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो भाई, ऊपर जितने क्वेश्चन है भाई, ऊपर ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है भाई। आपकी जो ये बुक है, वैसे तो आपकी बुक भाई ये लेटेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भाई इसमें करंट अफेयर आपके 2021 के भाई, और ये पढ़ाना भाई उचित नहीं है। देखो, आपके लिए बिना बात के टाइम वेस्टेज भी है और कोई भी फायदा नहीं है भाई। जो भी क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल रहे भाई, उन्हीं को आप कलेक्ट कर लो भाई। जो भी आगे लेटेस्ट बुक आएगी तब की तब देखी जाएगी भाई। ठीक है भाई। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 21 अक्टूबर को भाई ये आपका मनाया जाता है भाई। जितने भी, यानी इसकी मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। जो हमारे CRPF के जवान थे, CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, और जितने भी हमारे देश की पुलिस है, देश की पुलिस, इस दिवस को 21 अक्टूबर के अवसर पर मनाती है। हुआ क्या था भाई, 21 अक्टूबर की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 चीन के साथ युद्ध हुआ था भाई। युद्ध लगा लो आप या मुठभेड़ लगा लो, जो चीन सीमा है, चीन की सीमा पर हमारे जो सैनिक थे, उस पे हमारी एक बटालियन थी वहां पे, 10वीं बटालियन भाई। तो 10वीं बटालियन
जो हमारी थी, ये हमारी जो चीन सीमा है, भारत चीन सीमा, वहां पर तैनात थी और इन लोगों को जो है वहां पे मार दिया था, ये लोग अमर हो गए थे मतलब। तो हम इन्हीं की स्मृति में जो है ये पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं 21 अक्टूबर को भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ऊपर करंट अफेयर के क्वेश्चन है भाई। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर आपका जो है भाई तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका स्थित था। आपको बता चुका हूं कि विजयनगर राज्य की स्थापना जो है, ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, इन्होंने अपने पिता, जिनके पिता संगम, इन्हीं के उसमें संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कितने? 1336 ईस्वी में भाई। इसकी राजधानी आपके पेपर में पूछी जाती है भाई, तो राजधानी हम्पी। आप मुझे बताओगे जो हम्पी है, ये हम्पी कितने रुपए के नोट पर है भाई? ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो आपके फ्रोबेल जो है, फ्रोबेल आपके बाल विहार प्रणाली, बाल विहार प्रणाली कह दो या आप किंडर गार्डन, किंडर गार्डन। ठीक है, ये जो फोब्रेल थे, इनका क्या योगदान है? ये एक जर्मनी के दार्शनिक थे भाई, जर्मनी के दार्शनिक यानी फिलोसफर थे। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने 1817 में बच्चों को शिक्षित करने एवं उनकी क्षमता का विकास करने, एवं उनकी क्षमता का विकास करने पर बल दिया था फोब्रेल। ठीक है ना, और उस प्रणाली का नाम क्या था? बाल विहार प्रणाली यानी किंडर गार्डन। एक फोब्रेल से ही एक नाम और है, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल, इनका योगदान क्या है? जो अंधे बच्चे होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, इन्होंने एक लिपि लेके आते हैं, लुइस ब्रेल लिपि। ठीक है, और इन्हीं के याद में एक 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड सीआरसी का पूर्ण रूप है, यानी सीआरसी की फुल फॉर्म क्या है? सीआरसी क्या है? सीआरसी एक प्रकार से जो है ये त्रुटि का पता लगाते हैं भाई। त्रुटि, यार त्रुटि, जो हमारा एक एरर होता है ना, एरर, और एरर कहां पे? जहां हमारा जो भंडारण होता है किसी भी चीज का, भंडारण, स्टोरेज का भंडारण। ठीक है, जो हमारे ट्रांसमिशन स्टोरेज होते हैं उनके बारे में पता लगाते हैं भाई क्या? सीआरसी। और सीआरसी की फुल फॉर्म आपकी भाई साइक्लिकल रिडंडेंसी कोड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो वीरेंद्र सहवाग थे भाई। ये आप सभी को पता है कि जो 2004 में मैच हुआ था, कहां पर? पाकिस्तान में। ये मैच हुआ था आपका मुल्तान स्टेडियम में। ठीक है, तो वीरेंद्र सहवाग ने उस समय 309 रन बनाए थे, 309। और आपको पता है कि वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान भी कहते हैं भाई, मुल्तान का सुल्तान। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर आपका भाई 1767। अब ये है क्या? 1767 में क्या है? भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को
किस मंत्रालय के अंतर्गत? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग के तहत स्थापित किया था 1767 में। ये क्या है? ये भारत का मैप, जो भारत का नक्शा ना, भारत का नक्शा बनाने और उसका सर्वेक्षण करने, ये भारत का नक्शा बनाएगा और उसका सर्वेक्षण करने वाली एक क्या है? एक सेंट्रल एजेंसी है, यानी एक केंद्रीय एजेंसी है भाई ये, ठीक है। और इसके मुख्यालय की बात करो अगर, इसके मुख्यालय, इसका मुख्यालय पड़ता है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कहां पड़ता है? देहरादून, देहरादून, देहरा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? इनके अंतर्गत गुजरात और राजस्थान को सम्मिलित किया गया है, ठीक है भाई। जो आपका ये गुजरात का बॉर्डर है, ये वाला, और ऊपर जो राजस्थान का क्षेत्र है, इसे हम जो है 45D/7, ये देखो, ये पेट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में भाई ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि जो आज हमारा उत्तर प्रदेश है, वे उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड अलग हो गया, यूपी से डिवाइडेशन हो गया आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड कब हुआ था आपका भाई? 9 नवंबर सन 2000 को, क्योंकि 3 राज्य थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ठीक है। तो 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो गया आपका अलग। तो पहली बात तो अब ये उत्तराखंड में है जो आपका टिहरी बांध है भाई, ठीक है। टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है ये आपका सोवियत रूस, यानी ये रूस की सहायता से परियोजना लगाई गई थी, ठीक है। अब टिहरी बांध किस नदी पर है? तो ये है आपकी भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, भागीरथी भागीरथी नदी पर यह टिहरी बांध आपका, ठीक है भाई। 260 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई आपकी जो है टिहरी बांध की, और ये रूस की सहायता से, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है भाई साहब। आप मुझे बताओगे उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन से जिले में पड़ता है? बताओ भाई आप मुझे कमेंट में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? देखो, शब्द हाल ही में है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है आपका भाई, ठीक है। तो ये आपका मनाया जाता है आपका भाई 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को। और ये विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद मनाया जाता है भाई, प्रत्येक 5 वर्ष पर। यह 2010, 15, 20, 25 ऐसे मनाया जाएगा भाई। ये तो है विश्व सांख्यिकी दिवस। आप मुझे बताओ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये आपका मनाया जाता है 29 जून को, 29 जून को। और ये जो हमारे एक महालनोबिस, जो हमारे सांख्यिकीविद थे, इनकी याद में ये मनाया जाता है भाई, ठीक है भाई। हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? देखो, हमें हाल ही में शब्द नहीं पकड़ना है, हमें ये देखना है कि प्रज्ञानंद जो है वो किस खेल से संबंधित है, क्योंकि ये कई बार ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं शतरंज के भाई। तो इनका संबंध किससे है? शतरंज से। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है
कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? ये जो आपका CSTO है, CSTO, इसमें 6 आपके पूर्णकालिक सदस्य हैं। ठीक है भाई। इसे ताशकंद संधि भी कहते हैं भाई, ताशकंद संधि। देखो ताशकंद समझौता अलग है, वो मैं आपको बता चुका हूं ताशकंद समझौता क्या है। इसमें 6 सदस्य कौन कौन से हैं जो आपके पूर्णकालिक है? आपका पहला है अर्मानिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और आपका तजाकिस्तान। ठीक है। अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं, मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपका मॉस्को में, मॉस्को। और मॉस्को कहाँ भाई? मॉस्को है आपकी रूस की राजधानी। तो ये थे आपके जो भी क्वेश्चन थे भाई। देखो मैं आपको बता दूं भाई पहले ऑलरेडी, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें है। ये आपका लेटेस्ट 2024 का ही प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूं जो मार्केट में चल रहा है भाई। ठीक है भाई। अब इसमें क्वेश्चन डाल रखे हैं 2021 के, जो कि आपके लिए कोई भी यूजफुल नहीं है भाई। करंट अफेयर के लिए मैं आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा भाई, वो स्पेशल यूपी की करंट भी होगी, और जो इसमें नेशनल इंटरनेशनल जो भी करंट होगी वो अलग से होगी भाई। जो आप सभी को पता है कि जब आपका पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ था, तो मैंने यूपी स्पेशल की क्लास डाली थी, करंट अफेयर की भी डाली थी, करंट अफेयर की भी, और मैंने एक यूपी स्पेशल की क्लास डाली थी लगभग 1 घंटा 50 मिनट की। प्ले लिस्ट में जाओगे आप, वहां पे क्लास है। जो टीचर आपको 50-50 घंटे में पढ़ा रहे हैं भाई चीजों को, वो मैंने भाई 1 घंटा 50 मिनट में करा दी थी, और सारे प्रश्न उसी वीडियो से मिल गए थे भाई। तो आई होप जब आपका एग्जाम होगा तो मैं यूपी स्पेशल की भी क्लास आपकी कराऊंगा, आपका पूरा सिलेबस तो खत्म कराऊंगा। दूसरी बात यह है कि करंट अफेयर के लिए आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहे कि आपको वीडियो कैसे लगी हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।